द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 43, मुद्रा का गणित, नया आशियाना और पहला प्रहार। रिसेप्शनिस्ट के कांपते हाथों से सोने का वीआईपी गिल्ड कार्ड अब आर्यन के हाथ में आ चुका था। खेल पूरी तरह बदल गया था। जो बच्चा कुछ मिनट पहले दुश्मन देश का संदिग्ध जासूस समझा जा रहा था, वो अब गिल्ड के खास मेहमानों की सूची में दर्ज हो चुका था। वाइस गिल्ड मास्टर के आदेशानुसार आर्यन को उसके 10 हाई ग्रेड माना क्रिस्टल्स के बदले प्रति क्रिस्टल 100 सोने के सिक्के के हिसाब से कुल 1000 सोने के सिक्के मिलने थे। रिसेप्शनिस्ट झुकते हुए, मास्टर आर्यन, गिल्ड के नियमानुसार नए वीआईपी रजिस्ट्रेशन और कार्ड एक्टिवेशन की फीस के रूप में कुल 10 सोने के सिक्के काटे जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास कुल 990 सोने के सिक्के बचते हैं। क्या आप इन सभी सिक्कों को नकद कैश लेना चाहेंगे? आर्यन ने कुछ पल सोचा। इतने सारे सोने के सिक्कों की थैली लेकर इस अनजान शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे कार्ड की एक अद्भुत खूबी बताई। रिसेप्शनिस्ट, आप चाहें तो अपने सिक्कों का एक बड़ा हिस्सा सीधे इस वीआईपी गिल्ड कार्ड के भीतर ही जमा रख सकते हैं। इस कार्ड की तकनीक इतनी सुरक्षित है कि आप साम्राज्य की किसी भी गिल्ड शाखा में जाकर जब चाहें अपनी जरूरत के मुताबिक सिक्के निकाल सकते हैं। ये सुविधा आर्यन के लिए बिल्कुल मुफीद थी। उसने तुरंत अपनी योजना बनाई। आर्यन, ठीक है, मेरे इस्तेमाल के लिए 190 सोने के सिक्के नकद दे दो और बाकी के 800 सोने के सिक्के सीधे इस कार्ड के डिजिटल खाते में जमा कर दो। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत प्रक्रिया पूरी की और कार्ड आर्यन को वापस सौंप दिया। आर्यन ने जब उस चमकदार सोने के कार्ड को ध्यान से देखा तो उसके ऊपर 3 अंग्रेजी के अक्षर खुदे हुए थे, बी, एस और जी। तभी सिस्टम ने उसकी चेतना में इस जादुई दुनिया की मुद्रा प्रणाली, करेंसी सिस्टम का पूरा विवरण प्रस्तुत किया। जादुई साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली, करेंसी सिस्टम। बी ब्रॉन्ज, ये तांबे के सिक्के हैं जो इस दुनिया की सबसे छोटी और बुनियादी मुद्रा है। ये आम गरीब जनता के रोजमर्रा के सामान के लिए इस्तेमाल होती है। एस सिल्वर, ये चांदी के सिक्के हैं। बाजार में सबसे ज्यादा चलने वाली मुद्रा यही है। 100 तांबे के सिक्के, ब्रॉन्ज कॉइन्स, इक्वल्स 1 चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। जी गोल्ड, ये सोने के सिक्के हैं जो केवल बड़े कल्टीवेटर्स, रईस घरानों और बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं। 100 चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स, इक्वल्स 1 सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन। आर्यन ने ध्यान से देखा। पहले उस कार्ड पर बी, एस और जी तीनों के आगे 0 लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने 800 सिक्के जमा करवाए, कार्ड की जादुई स्क्रीन पर जी अक्षर के आगे 800 का अंक चमकने लगा। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी और संतुष्ट मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो, कम से कम इस नई और बेरहम दुनिया में मेरा सफर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 1 मिनट और 35 सेकंड का दोबारा खतरा और शार्दुल की बेबसी। सिक्कों की थैली को अपनी शर्ट के भीतर सुरक्षित छिपाकर आर्यन गिल्ड से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे अचानक याद आया कि वो शार्दुल को बाथरूम में छोड़ आया है। वो तुरंत पलटा और बिना किसी का ध्यान खींचे दोबारा उसी आलीशान बाथरूम के भीतर दाखिल हो गया। बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही उसने ऊपर वेंटिलेशन की ओर देखा, जहां नन्हा श्वेत शार्दुल दुबक कर बैठा था। आर्यन, नीचे आओ भाई, अब हमें यहां से निकलना होगा। शार्दुल फुर्ती से नीचे कूदा, लेकिन जैसे ही आर्यन ने दोबारा उसी सिस्टम इन्वेंट्री को सक्रिय किया, शार्दुल पिछले खौफनाक अनुभव को याद करके बुरी तरह डर गया। उसके बदन के सफेद बाल खड़े हो गए। वो पीछे हटा और डर के मारे अपनी आंखें बंद करके अपना सिर हिलाने लगा। वो उस बंद दम घोंटू डिजिटल स्पेस में वापस नहीं जाना चाहता था। आर्यन, मैं जानता हूं मेरे भाई, मैं जानता हूं कि अंदर जाना तुम्हारे लिए किसी नर्क जैसा है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है। गिल्ड से बाहर कदम रखते ही कल्टीवेटर्स की गिद्ध जैसी आंखें तुम पर टिक जाएंगी। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। बस कुछ मिनटों की बात है। जैसे ही मैं अपने लिए एक सुरक्षित कमरा ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकाल लूंगा। क्या तुम अपने भाई पर भरोसा नहीं करोगे? आर्यन की आवाज की गर्मी और उसकी आंखों का अटूट विश्वास सीधे नन्हे शावक के दिल में उतर गया। शार्दुल का डर धीरे धीरे शांत हुआ। उसने अपनी नीली आंखें खोली और आर्यन के गाल को अपनी जीभ से चाटकर रजामंदी दे दी, मानो कह रहा हो, अगर आप साथ हो तो मैं उस नर्क में भी जाने को तैयार हूं। कमांड स्वीकार्य। श्वेत शार्दुल को सिस्टम इन्वेंट्री में सुरक्षित किया जा रहा है। समय सीमा 30 मिनट और 10 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू
होटल का दलाल और एक गरीब बच्चे की आस। आर्यन तेजी से गिल्ड की इमारत से बाहर आया। बाहर अब शाम के 7 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा था। आर्यन के दिमाग में समय का चक्र तेजी से घूम रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि रात के ठीक 12 बजे वो इस जादुई दुनिया से गायब होकर अपनी असली इंसानी दुनिया के शरीर में पहुंच जाएगा। इसलिए उसके पास केवल 5 घंटे थे। उसे हर हाल में 12 बजे से पहले एक सुरक्षित कमरा लेना था, ताकि जब वो यहां से गायब हो तो शार्दुल उस बंद कमरे में सुरक्षित अपनी रात काट सके। आर्यन ने रास्ते से गुजरते हुए एक राहगीर से पूछा और रहने की जगह की तलाश में शहर की एक मुख्य सड़क की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक बहुत बड़ा चकाचौंध से भरा आलीशान होटल देखा, जिसके बाहर अमीर कल्टीवेटर्स की भीड़ थी। उसी होटल के ठीक बगल की तंग गली में एक छोटा जर्जर सा घर था। उस घर के बाहर लगभग 10 या 12 साल का एक छोटा लड़का फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। जैसे ही उस बच्चे की नजर आर्यन पर पड़ी, उसकी उदास आंखों में एक गजब की चमक आ गई। वो भागता हुआ सीधे आर्यन के पास आया और उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। बच्चा, भैया, ओ भैया, क्या आपको रहने के लिए जगह चाहिए? देखिए, पास में ही मेरा घर है। मैं आपसे बहुत ही कम पैसे लूंगा और मैं आपके लिए अपने हाथों से बहुत अच्छा और गर्मा गर्म खाना भी बनाकर खिलाऊंगा। प्लीज भैया, मेरे घर चलिए ना। आर्यन अभी उस बच्चे को जवाब देने ही वाला था कि तभी उस बड़े आलीशान होटल के गेट से एक भारी भरकम मोटे बदन का आदमी बाहर आया। वो उस होटल का दलाल या मैनेजर था। बच्चे को ग्राहक फंसाते देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। होटल का दलाल चिल्लाते हुए, ओए नीच लड़के, भाग यहां से। कितनी बार कहा है कि मेरे होटल के ग्राहकों के सामने अपनी मनहूस शक्ल मत लाया कर। वो दलाल तुरंत आर्यन की ओर मुड़ा और उसके साधारण कपड़ों को देखकर थोड़े घमंड से बोला। होटल का दलाल, हुजूर, इस भिखारी के बच्चे की बातों में मत आइए। इसके उस टूटे फूटे सड़े हुए घर में रहने की कोई सहूलियत, फैसिलिटी नहीं है। न ढंग का बिस्तर है, न नहाने का पानी। आप हमारे आलीशान होटल में चलिए। वहां आपको मखमली गद्दे, सुंदर दासियां और कल्टीवेशन को बढ़ाने वाला विशेष भोजन मिलेगा। हमारा होटल इस पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन है। तभी वो छोटा बच्चा रोनी सूरत बनाकर आर्यन की शर्ट का कोना पकड़ते हुए धीरे से बोला, बच्चा, भैया, प्लीज, मैं आपसे पूरे दिन के सिर्फ 2 चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स लूंगा। मेरे दादाजी बीमार हैं। प्लीज भैया। ये सुनते ही वो दलाल आपे से बाहर हो गया। उसका अहंकार और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। होटल का दलाल दहाड़ते हुए, तेरी ये मजाल, तू मेरे होटल के सामने आकर मेरे ही ग्राहक से कंगाली की भीख मांग रहा है, और वो भी सिर्फ 2 चांदी के सिक्के। आज तो मैं तेरी ये रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दूंगा। उस आदमी ने गुस्से में आकर उस 10 साल के मासूम बच्चे पर अपना भारी वजनी हाथ हवा में उठाया ताकि उसे एक जोरदार तमाचा जड़ सके। बच्चा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चीख पड़ा। स्तर 2 की ताकत का पहला स्वाद, फूटा गुस्सा। लेकिन वो हाथ कभी बच्चे के चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाया। खचाक! एक बेहद ठंडी और फौलादी पकड़ ने उस दलाल की कलाई को हवा में ही दबोच लिया था। वो दलाल चौंक गया। उसने देखा कि उस 15-16 साल के साधारण से दिखने वाले लड़के आर्यन ने उसकी कलाई को अपनी उंगलियों से ऐसे भींच रखा था जैसे वो कोई लोहे का शिकंजा हो। आर्यन की लेवल 2 की स्ट्रेंथ 54 के सामने वो मोटा आदमी अपनी कलाई को हिला तक नहीं पा रहा था। आर्यन बेहद ठंडी, कांपने वाली आवाज में, अपने इन गंदे हाथों को संभाल कर रखो मिस्टर, वरना दोबारा इन्हें उठाने लायक नहीं बचोगे। होटल का दलाल दर्द से कराहते हुए, लड़के, छोड़ मेरा हाथ। तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी हूं। आर्यन, मैं कहाँ रहूंगा ये मेरी मर्जी तय करेगी, तुम्हारा घमंड नहीं। और जहां तक कंफर्ट की बात है, मेरे लिए इस आलीशान होटल के पाखंड से बेहतर इस छोटे भाई का साफ सुथरा घर है। आर्यन ने एक झटके में उसका हाथ पीछे फेंका। वो दलाल दर्द से छटपटाते हुए पीछे हटा, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने अपनी कल्टीवेशन का थोड़ा सा रौब दिखाते हुए आर्यन को सरेआम धमकाना शुरू कर दिया। होटल का दलाल चीखते हुए, कड़े, अगर तू आज मेरे होटल में नहीं चला तो याद रखना, जैसे ही तू इस गली से बाहर कदम रखेगा, इस भिखारी बच्चे का ये सड़ा हुआ घर भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा
और तेरी एक एक हड्डी को मैं खुद चबा जाऊंगा। आर्यन के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। जादुई जंगल से बाहर आने के बाद से हर कोई उसे कमजोर समझकर दबाने की कोशिश कर रहा था। चटाक, हवा में एक गूंज उठी। आर्यन ने बिना पलक झपकाए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस दलाल के चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक और प्रचंड थप्पड़ मारा कि वो मोटा आदमी हवा में 2 बार चक्कर काटते हुए सीधे जमीन पर जा गिरा। थू! उसने जमीन पर गहरे लाल खून का कुल्ला किया, जिसके साथ उसके 2 आगे के दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए थे। उसका आधा चेहरा सूजकर काला पड़ चुका था। वो अपनी जान बचाकर पीछे खिसकने लगा और आंखों में खूनी नफरत लेकर बोला, होटल का दलाल, हकलाते हुए खून थूकते हुए, तूने मुझ पर हाथ उठाया। तू इस शहर से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मैं अभी अपने कल्टीवेटर आकाओं को लेकर लौटता हूं। तू यहीं रुक। वो लड़खड़ाते हुए उठकर अंदर की तरफ भागा। आर्यन ने उसकी धमकी पर ध्यान भी नहीं दिया और मुड़कर उस डरे हुए बच्चे की तरफ देखा। गरीब खाना, लेकिन साफ सुथरा ठिकाना। आर्यन मुस्कुराते हुए, डरो मत छोटे भाई, चलो मुझे अपना घर दिखाओ। बच्चा खुशी और अचंभा लिए आर्यन को अपनी तंग गली के भीतर ले गया। उसका घर बाहर से देखने में किसी कबाड़खाने जैसा जर्जर और पुराना था। घर 2 मंजिला 2 फ्लोर्स था। जैसे ही वे ग्राउंड फ्लोर नीचे की मंजिल पर पहुंचे, आर्यन ने देखा कि वहां कोने में एक बूढ़े बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, वे अंधे थे। घर में गरीबी साफ झलक रही थी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि पूरा घर पूरी तरह से झाड़ू पोछा करके साफ सुथरा रखा गया था। आर्यन, तुम्हारा नाम क्या है छोटे भाई? बच्चा, भैया मेरा नाम समर है और ये मेरे दादाजी हैं। आर्यन, बहुत प्यारा नाम है। अब मुझे मेरा कमरा दिखाओ। समर उसे लकड़ी की एक पुरानी बड़ी अलमारी के पीछे छिपी सीढ़ियों से लेकर ऊपर की मंजिल पर गया। ऊपर की मंजिल की हालत नीचे से काफी बेहतर थी। वहां 2 छोटे कमरे और एक साफ सुथरा बाथरूम था। खिड़की से बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। ये भले ही कोई महल नहीं था, लेकिन एक थके हुए योद्धा के आराम करने के लिए और शार्दूल को छिपाने के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन जगह थी। 5 सोने के सिक्के और 1 भाई का वादा। आर्यन ने कमरे का मुआयना करने के बाद अपनी शर्ट के भीतर हाथ डाला और सीधे 5 सोने के सिक्के 5 गोल्ड कॉइन्स बाहर निकालकर समर की छोटी सी हथेली पर रख दिए। सोने के सिक्कों की वो पीली राजसी चमक देखकर समर के होश उड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे और वो डर के मारे पीछे हट गया। समर कांपती आवाज में, नहीं भैया, ये बहुत ज्यादा है। हमारे इस गरीब खाने में वैसे भी कोई नहीं रुकता। अगर कोई कल्टीवेटर कभी भूल से आता भी है तो वो सबसे ज्यादा पूरे दिन का सिर्फ 5 चांदी के सिक्के 5 सिल्वर कॉइन्स देता है। ये तो सोने के सिक्के हैं, मैं इसे नहीं ले सकता। आर्यन ने समर के छोटे से कंधे पर हाथ रखा और बेहद नरमी से हंसते हुए कहा, आर्यन, समर, मैं यहीं सिर्फ आज के लिए नहीं आया हूं। मैं यहीं कुछ दिन रुकने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि इन पैसों से तुम इस घर की अच्छी तरह मरम्मत करवाओ, अपने दादाजी के लिए अच्छे कल्टीवेटर हकीम को बुलाकर दवा दिलवाओ और मेरे लिए रोज अच्छा और ताकतवर खाना बनाओ। हम इस किराए को प्रतिदिन 50 चांदी के सिक्के 50 सिल्वर कॉइन्स के हिसाब से काटते रहेंगे। जब तक ये पैसे खत्म नहीं होते मैं यहीं रहूंगा। अब इसे रख लो। समर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी रकम और किसी अमीर इंसान के मुंह से अपने लिए इतना सम्मान कभी नहीं सुना था। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और उसने दौड़कर आर्यन को गले से लगा लिया, हग किया। समर रोते हुए, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से उस होटल वाले दलाल ने आपको धमकी दी। आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया मैंने। आर्यन जोर से हंस पड़ा। उसने समर के सिर को थपथपाया और उसकी आंखों के आंसू पोंछे। आर्यन हंसते हुए, अरे पगले छोटे भाई, चूंकि तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से इस छोटे भाई को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस दलाल जैसे कीड़े मकोड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम नीचे जाओ और अपने दादाजी का ध्यान रखो। मुझे थोड़ा आराम करना है। समर भारी खुशी के साथ नीचे दौड़ गया। आर्यन ने तुरंत अपने कमरे का मुख्य दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। तभी आर्यन ने सिस्टम इन्वेंट्री से शार्दूल को निकाला।
आगे का सफर और भी खुखार होने वाला है। क्या सिस्टम इन्वेंट्री से निकलकर शार्दुल इस घर को अपना पाएगा? और वो टूटा हुआ दलाल जब अपने कल्टीवेटर आकाओं के साथ वापस लौटेगा तो आर्यन अपनी लेवल 2 की शक्तियों से उनका क्या हश्र करेगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये अध्याय द डार्क लेगेसी के सबसे भावुक, दर्दनाक और दो अलग अलग दुनिया के बीच के संतुलन को दिखाने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां एक तरफ कल्टीवेशन की बेरहम दुनिया का काला सच आर्यन के सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी असली दुनिया में एक ऐसी खुशखबरी इंतजार कर रही थी जिसने पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। द डार्क लेगेसी एक नया सफर। अध्याय 44। खूनी अतीत, न्याय का वादा और सुनहरी सुबह। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद करते ही आर्यन ने चैन की सांस ली। बाहर रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहरा रहा था। आर्यन ने बिना समय गवाए अपनी मानसिक चेतना को जगाया और सिस्टम को कमांड दी। आर्यन सिस्टम, नन्हे शार्दुल को इन्वेंट्री से तुरंत बाहर निकालो। कमांड स्वीकार्य। श्वेत शार्दुल को सिस्टम इन्वेंट्री से बाहर निकाला जा रहा है। एक हल्की नीली रोशनी कमरे के फर्श पर चमकी और अगले ही पल नन्हा श्वेत शार्दुल सामने प्रकट हो गया। इस बार जैसे ही उसके पैर इस कमरे की ठोस जमीन पर टिके, वो डरा नहीं बल्कि खुशी से उछल पड़ा। उसने अपनी चमकीली नीली आंखें खोली, कमरे की साफ सुथरी हवा में सांस ली और अपनी छोटी सी पूंछ को जोर जोर से हिलाते हुए आर्यन के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। वो इस खुले और सुरक्षित कमरे को देखकर बेहद खुश था। दरअसल सिस्टम इन्वेंट्री किसी भी जीवित जीव के लिए एक नर्क जैसी होती है। वह कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सुन्न, ठंडी और शून्य डिजिटल स्पेस, वैक्यूम है। वहां न तो हवा का प्रवाह होता है, न कोई रोशनी और न ही कोई ध्वनि। एक जीवित प्राणी के लिए वहां रहना अपनी आत्मा को एक कंटीले बक्से में बंद करने जैसा होता है, जहां हर सेकंड दम घुटने और अस्तित्व के मिट जाने का एहसास होता है। यही कारण था कि शार्दुल वहां जाते ही सहम जाता था, लेकिन इस वक्त आर्यन के साथ इस साफ कमरे में आकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आर्यन ने उसे पुचकारा और बेड के पास बैठने का इशारा किया। रात के 9 बजे, कल्टीवेशन भोजन का स्वाद। समय का कांटा तेजी से घूमा और रात के ठीक 9 बज चुके थे। तभी नीचे से सीढ़ियों पर छोटे छोटे कदमों की आवाज गूंजी और समर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। समर, बाहर से। भैया, खाना तैयार है। दादाजी ने आपके लिए गर्मा गर्म भोजन बनाया है, नीचे आ जाइए ना प्लीज। आर्यन, हाँ समर, मैं बस आ ही रहा हूं। आर्यन ने शार्दुल के सिर को सहलाया और धीरे से फुसफुसाया, तुम यहीं छिपकर बैठो भाई, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने का इंतजाम करके ऊपर लाता हूं। शार्दुल ने समझदारी से अपना सिर हिलाया और बेड के नीचे दुबक गया। आर्यन नीचे ग्राउंड फ्लोर के छोटे से हॉल में पहुंचा। ये इस जादुई दुनिया में पहली बार था जब आर्यन इंसानों के हाथ का बना हुआ खाना खाने वाला था। कबीले में उसने केवल कच्चे जादुई फल या भुना हुआ मांस खाया था। जब वो टेबल के पास बैठा तो उसकी नाकों में एक ऐसी अलौकिक और सौंधी खुशबू आई जिसने उसकी भूख को 10 गुना बढ़ा दिया। ये खाना समर के उन बूढ़े दादाजी ने बनाया था जो पूरी तरह अंधे थे, लेकिन इस खाने की खुशबू ही उनके हाथों की महान कला की गवाही दे रही थी। समर ने बड़े चाव से थाली आर्यन के सामने परोसी। आर्यन ने जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसकी आंखें अचंभा से फैल गईं। वह उस स्वाद का पूरी तरह दीवाना हो गया। अलर्ट! होस्ट के शरीर में विशेष माना युक्त पोषण, माना एनरिच्ड न्यूट्रिशन प्रवेश कर रहा है। प्रभाव: ये भोजन शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों, मेरिडियंस को उत्तेजित कर रहा है, जिससे कल्टीवेशन की थकान दूर होती है और माना सोखने की क्षमता 5% बढ़ जाती है। आर्यन आंखें बंद करके तृप्ति से, उफ! दादाजी, ये खाना नहीं है, ये तो साक्षात अमृत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं चखा। अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया के कल्टीवेटर साधारण मांस के बजाय ऐसा खाना क्यों ढूंढते हैं। यह भोजन तो सीधे शरीर की नाड़ियों में ऊर्जा भर रहा है। एक खूनी अतीत की दास्तान। आर्यन के मुंह से अपनी कला की इतनी बड़ी तारीफ सुनकर कोने में बैठे उन अंधे बुजुर्ग की सफेद आंखों के कोनों से आंसू छलक पड़े। समर का चेहरा भी भावुक हो गया। दादाजी, कांपती आवाज में, बेटा, तुम्हारी जुबान में बहुत बरकत है। आज इतने सालों बाद इस घर में किसी मेहमान ने हमारे हाथ का खाना खाया है, वरना लोग तो हमें अछूत और कंगाल समझकर थूक देते हैं।
आर्यन, दादाजी, आप जैसी कला तो बड़े बड़े राजमहलों के रसोइयों के पास भी नहीं होगी, लेकिन आपकी ये हालत और इस शहर के इतने बड़े होटल के बगल में आपका ये जर्जर घर, इसका क्या रहस्य है? आर्यन के पूछते ही समर ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और हॉल में एक दर्दनाक सन्नाटा छा गया। दादाजी ने एक ठंडी सांस ली और अतीत के पन्नों को खोलना शुरू किया। दादाजी, बेटा, आज से 7 साल पहले तक हमारी जिंदगी ऐसी नहीं थी। जहां आज वो बगल का आलीशान और चकाचौंध से भरा होटल खड़ा है, वहां कभी हमारा एक छोटा सा लेकिन बहुत मशहूर होटल हुआ करता था। उस वक्त मैं देख सकता था, समर के माता पिता जिंदा थे और वे दोनों बहुत ही मेहनती और सीधे इंसान थे। हमारे उस छोटे होटल के खाने के दीवाने बड़े बड़े कल्टीवेटर्स थे। बूढ़े दादाजी के चेहरे पर दर्द की लकीरें गहरी हो गईं। दादाजी, फिर एक दिन इस पूरे शहर के सबसे क्रूर और रसूखदार कल्टीवेटर व्यापारी का मालिक, जो आज उस बड़े होटल का मालिक है, हमारे पास आया। उसने हमारे होटल की शोहरत देखकर समर के माता पिता को वो जमीन कौड़ियों के दाम बेचने की धमकी दी, क्योंकि वो वहां अपना एक गगनचुंबी आलीशान होटल बनाना चाहता था। समर के पिता ने अपनी पुरखों की जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया और उसे गिल्ड के नियमों का वास्ता देकर भगा दिया। वो उस वक्त तो चला गया, लेकिन दादाजी की आवाज रुंध गई और समर सिसक सिसक कर रोने लगा। समर रोते हुए, भैया, उस बात के ठीक 4 दिन बाद जब मेरे माता पिता रात को गिल्ड से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे, तो रास्ते के एक सुनसान अंधेरे मोड़ पर किसी अज्ञात कल्टीवेटर ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। शहर के कोतवाल और सैनिकों ने कोई जांच नहीं की, क्योंकि वे सब उस अमीर मालिक के पैसों के गुलाम थे। हम पक्का जानते थे कि ये काम उसी होटल के मालिक का था। दादाजी, माता पिता की मौत के बाद मैं और ये छोटा सा बच्चा अनाथ हो गए, लेकिन उस दरिंदे का दिल इतने पर भी नहीं भरा। उसने एक दिन अपने कुछ गुंडों को हमारे घर भेजा। उन्होंने बिना किसी वजह के मुझसे झगड़ा शुरू किया और एक कल्टीवेटर गुंडे ने लोहे की दहकती हुई गर्म सीख आयरन रॉड सीधे मेरी दोनों आंखों के भीतर घुसा दी। मैं तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी आंखें हमेशा के लिए अंधी हो गईं। उसके बाद उन्होंने कानों पर तलवार रखकर मुझसे जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया और हमें इस कबाड़खाने जैसे घर में फेंक दिया। तब से हम दाने दाने को मोहताज हैं। आज तुम्हारे दिए उन 5 सोने के सिक्कों की वजह से इतने सालों बाद हमारे घर में राशन आया है और ऐसा खाना बना है। आर्यन का फौलादी वादा। दादाजी की बात सुनकर आर्यन का हाथ अपनी थाली पर ही रुक गया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बिंच गईं कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसकी आंखों में एक ऐसी कातिलाना और ठंडी चमक उठी जो कबीले के दुश्मनों को खत्म करते वक्त दिखती थी। कल्टीवेशन की इस इंसानी दुनिया का ये घिनौना चेहरा देखकर उसका खून खौल उठा था। आर्यन फौलादी और भारी आवाज में, दादाजी, समर, रोना बंद करो। इस दुनिया के नियम भले ही कमजोरों को कुचलते हों, लेकिन आज से आप दोनों अकेले नहीं हो। चूंकि समर ने मुझे भैया कहा है और मैंने आपका ये नमक चखा है, मैं, आर्यन, आज इस अन्न के दाने को साक्षी मानकर आपसे वादा करता हूं, जिस इंसान ने आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है, जिसने आपकी आंखें छीनी हैं, उसके उस आलीशान होटल को मैं इसी शहर के मलबे में मिला दूंगा। उसकी एक एक हड्डी तोड़कर मैं उसे आपके पैरों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये एक भाई का वादा है। आर्यन के शरीर से अनजाने में ही लेवल 2 का एक ऐसा भयानक मानसिक दबाव ऑरा निकला कि कमरे की मोमबत्तियां एक पल के लिए थरथरा गईं। समर और उसके दादाजी को लगा जैसे उनके सामने कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि कोई सोती हुई महाशक्ति जाग उठी हो। उनका दिल उम्मीद और सम्मान से भर गया। खाना खत्म करने के बाद आर्यन ने थोड़ी चालाकी से समर से कहा, समर, थोड़ा सा मांस और चावल एक बर्तन में रख दो। मुझे देर रात को बहुत भूख लगती है, तो मैं इसे अपने कमरे में ऊपर ले जाऊंगा। समर ने खुशी खुशी एक बड़े कटोरे में खाना पैक कर दिया। आर्यन उसे ऊपर ले गया और भूखे शार्दुल के सामने रख दिया। शार्दुल इंसानी खाने की खुशबू पाकर झपट पड़ा और मजे से खाने लगा। रात के 12 बजे, असली दुनिया की सुनहरी सुबह। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। रात के ठीक 11 मिनट और 55 सेकंड पर आर्यन बेड पर लेट गया। शार्दुल उसके पास ही चैन से सो रहा था। सिस्टम का टाइमर। वास्तविक दुनिया का समय चक्र सक्रिय हो रहा है। 10, 9, 8, स्थानांतरण पूर्ण, ट्रांसफर कंप्लीट।
जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, जादुई दुनिया का वो जर्जर कमरा गायब हो चुका था। आर्यन अपने असली दुनिया के घर के आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़की से सुबह की हल्की हल्की सुनहरी धूप अंदर आ रही थी और घड़ी में सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। आज उसकी असली दुनिया में कोई खास काम नहीं था, कॉलेज या स्कूल की कोई बड़ी टेंशन नहीं थी। ड्राइंग रूम से उसकी माँ, दादाजी और दादीजी के हंसने की आवाजें आ रही थीं। आज पूरे परिवार ने बहुत समय बाद एक साथ बाहर जाकर पिकनिक मनाने का प्लान बनाया था। माँ कमरे के बाहर से आवाज देते हुए, आर्यन, उठ जाओ बेटा, सुबह के 6 बज गए हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हमें पिकनिक के लिए निकलना है। तुम्हारी दादी ने पराठे भी पैक कर लिए हैं। आर्यन हंसते हुए, आया माँ, बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूं। आर्यन फुर्ती से उठा, नहा धोकर अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी और पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर शहर के मशहूर ग्रीनवेज पिकनिक स्पॉट की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर गाड़ी में पुराने गाने चल रहे थे, दादाजी पुरानी कहानियां सुना रहे थे और दादी माँ को चिढ़ा रही थीं। आर्यन इस सुकून को देखकर बेहद खुश था। कहाँ वो कल्टीवेशन की खूनी दुनिया और कहाँ ये शांत प्यारा परिवार। ईशानी का कॉल और डिस्ट्रिक्ट टॉपर का धमाका। दोपहर के करीब जब सब लोग पार्क में पेड़ की छांव के नीचे चटाई बिछाकर बैठे थे और माँ आर्यन को अपने हाथ से पराठा खिला रही थीं, तभी आर्यन की जेब में रखा उसका फोन जोर जोर से बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो ईशानी का नाम चमक रहा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। आर्यन, हाँ ईशानी बोलो, इतनी दोपहर में कैसे याद किया? हम लोग तो पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से ईशानी की आवाज साधारण नहीं थी। वो इतनी उत्तेजित थी, इतनी जोर जोर से हाँफ रही थी और चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज गाड़ी के हॉर्न जैसी लग रही थी। ईशानी चिल्लाते हुए, हाँफते हुए, आर्यन, ओ माय गॉड, आर्यन, तुम कहाँ हो? तुम पागल हो क्या? तुम पिकनिक मना रहे हो और यहां पूरी दुनिया हिल चुकी है। आर्यन हैरान होते हुए, अरे शांत हो जाओ ईशानी, सांस तो लो। हुआ क्या है ये तो बताओ, क्यों चिल्ला रही हो? ईशानी लगभग रोते हुए खुशी से, आर्यन, क्लास 10th का ऑफिशियल बोर्ड रिजल्ट आ गया है। अभी 5 मिनट पहले रिजल्ट घोषित हुआ है और तुमने सिर्फ अपने स्कूल में ही नहीं, तुमने पूरे रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 रैंक हासिल की है। यू हैव टॉप द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, आर्यन। 99.4% मार्क्स हैं तुम्हारे। आर्यन के हाथ से पराठे का टुकड़ा छूट गया। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यद्यपि वो जानता था कि उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत अच्छी थी, लेकिन पूरे जिले में टॉप करना एक बहुत बड़ा धमाका था। फोन की आवाज इतनी तेज थी कि पास बैठे दादाजी और माँ ने भी ईशानी की बातें सुन ली थीं। माँ घबराकर आंखों को फाड़े, आर्यन, क्या कह रही है ईशानी? रिजल्ट आ गया? तूने पूरे जिले में टॉप किया है? दादाजी अपनी लाठी छोड़कर खड़े होते हुए कांपती आवाज में, क्या? मेरे पोते ने पूरे रूपनगर जिले का नाम रोशन कर दिया? ईशानी बेटा, सच कह रही हो ना? ईशानी फोन पर हंसते हुए, हाँ दादाजी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। न्यूज चैनल वाले और स्कूल के प्रिंसिपल सर आर्यन के घर का पता ढूंढ रहे हैं। इंटरनेट पर आर्यन की फोटो डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में फ्लैश हो रही है। बधाई हो टॉपर साहब। आर्यन ने फोन काटा और अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन को अपने गले से लगा लिया और उसका पूरा चेहरा चूम लिया। मां रोते हुए, मेरा बेटा, मुझे पता था तू एक दिन मेरा सिर फख्र से ऊंचा करेगा। तेरे पापा आज जहां भी होंगे उन्हें तुझ पर बहुत गर्व हो रहा होगा। दादी जी आर्यन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए, जुग जुग जियो मेरे लाल, पूरे जिले में पहला नंबर। हमारे खानदान में आज तक ऐसा कमाल किसी ने नहीं किया। आज तो पूरे शहर में मिठाई बटेगी। दादाजी गर्व से छाती चौड़ी करके आंखों में आंसू लिए। आज मुझे समझ आया कि ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा उससे भी बड़ा रास्ता खोल देता है। मेरे पोते ने साबित कर दिया कि वो शेर का बच्चा है। चलो, पिकनिक का मजा अब दोगुना हो गया है। आज सब लोग भरपेट मिठाई खाएंगे। पिकनिक स्पॉट पर ही पूरा परिवार जश्न में डूब गया। आसपास के लोग भी जब यह जान पाए कि ये लड़का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो सब आकर आर्यन को बधाइयां देने लगे।
पूरा दिन बधाइयों के फोन कॉल, रिश्तेदारों के संदेशों और परिवार के अटूट प्यार के बीच बीत गया। शाम ढलते ढलते जब वे लोग वापस घर लौटे तो घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ थी जो ढोल नगाड़ों के साथ आर्यन का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे तक घर में मेहमानों का तांता लगा रहा। आर्यन का पूरा परिवार आज 7वें आसमान पर था। लेकिन जैसे जैसे रात के 12 बजने का समय नजदीक आ रहा था, आर्यन के चेहरे पर वापस वही फौलादी और गंभीर भाव लौटने लगे। वो जानता था कि अब से कुछ ही मिनटों बाद वह वापस उस बेरहम कल्टीवेशन की दुनिया में पैर रखने वाला है, जहां उसे समर और उसके अंधे दादाजी को दिए उस खूनी वादे को पूरा करना था और उस अहंकारी होटल मालिक के साम्राज्य को ढहाना था। आगे का सफर और भी रोंगटे खड़े करने वाला होने वाला है। जब रात के 12 बजे आर्यन वापस जादुई दुनिया के उस कमरे में पहुंचेगा तो क्या वो होटल का दलाल अपने कल्टीवेटर गुंडों के साथ हमला कर चुका होगा और आर्यन अपनी लेवल 2 की शक्तियों और टूटी तलवार से इस शहर में अपना पहला खूनी तहलका कैसे मचाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।